हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। तो देखिए, हम बात करते हैं किसकी। देखिए, हमने अब तक पॉलिटी में लगभग 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से बहुत सारी बातें हमने करी हैं। तो लास्ट जो हमने लेक्चर इसमें अपलोड किया था दोस्तों, वो था कि हमने चार्टर एक्ट उसमें पूरे पढ़े थे। चार्टर एक्ट की पूरी सीरीज पढ़ी थी। 1853 तक के जितने भी हमने बातें हैं वो सारी निपटा चुके हैं अब तक। तो दोस्तों अब क्या बात करनी, थोड़ा सा देखना एक्चुअली हुआ क्या। 1853 की जब हम बात करते हैं तो 1853 में जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, तो वहाँ पर क्या था कि हमने बहुत सारी बातें करी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर। लेकिन वो जो वहाँ से आगे की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से आगे लगातार चीज़ें बढ़ रही थी। तो क्या हुआ दोस्तों, दिक्कत एक आ गई कि भारत में विद्रोह होने लगे, क्रांतियाँ होने लगी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन लोगों के खिलाफ। तो दोस्तों क्या हुआ, इन एक्चुअल में आपको बताऊं कि मजबूरन क्या हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फैसला लेना पड़ा कि अब तो हमें भारत की जो सत्ता है वो सीधा अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। तो खैर वहाँ से एक बिल पास हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, भारत में अब आने वाली थी नई सत्ता, नया यहाँ पे गवर्नेंस होने वाला था, नई गवर्नमेंट यहाँ पे आने वाली थी। तो दोस्तों उन्होंने एक अधिनियम बनाया, अपनी पार्लियामेंट में उसको पारित किया और उस एक्ट का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसको किसने रखा सामने, प्रेजेंट करने वाले कौन थे भाई साहब, तो प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड स्टैनली। तो आपको पूछा जाएगा कि ये वाला जो अधिनियम हमारा है 1858 का, जो भारत शासन अधिनियम है, ये किसके द्वारा सामने रखा गया, तो भाई साहब नाम आता है लॉर्ड स्टैनली का। अब बात ये हुई कि अब पूरे भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आने वाला है, लेकिन लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, भारतीय जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसे कैसे इन चीज़ों के बारे में बताया जाए कि अब जो हमारा ये शासन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधा जाने वाला है, कहाँ पे, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाने वाला है। तो एक बार जो बेसिक जानकारी है वो ले लेते हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन उस समय कौन थी, तो विक्टोरिया थी। ब्रिटिश पीएम की बात करें तो पाल्मरस्टोन थे, और गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो अगले 1856 से लेकर 1862 तक रहने वाले हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, लॉर्ड स्टैनली की देखरेख में, लॉर्ड स्टैनली कौन था, तो लॉर्ड स्टैनली वहां की पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर था, एक अव्वल दर्जे का एक मंत्री था। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक घोषणा की गई, और घोषणा करने के लिए कि हम यहाँ पर भारत शासन अधिनियम अब लागू कर रहे हैं और कंपनी का जो शासन है वो किसको दे रहे हैं, किसके हाथों में दे रहे हैं, तो ब्रिटेन खुद अपने हाथों में उसको ले रही है। तो इसका अनाउंसमेंट, इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा करी गई 1 नवंबर 1858 को। और किस प्रकार से, तो भाई साहब एक शाही दरबार लगाया गया, प्रयागराज में। क्योंकि आप लोग जब भी देखते हैं कि कोई भी बड़ा काम अगर होता है तो कहीं ना कहीं सेरेमनी होती है, तो वहां पर एक सेरेमनी हुआ, और कहां पर एक शाही दरबार लगाया गया, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। कब लगाया गया, तो 1 नवंबर 1858 में लगाया गया, और वहीं पर घोषणा की गई कि अब भारत का शासन चला गया किसके हाथों में, तो डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा भारत की सत्ता पर, भारत के रूलिंग सिस्टम पर किसका, ब्रिटिश क्राउन का आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया कहा गया। आप लोग इसको हिंदी वाले भी ऐसे ही याद करें, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपको मिलेगा कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया किसे कहा गया, तो भाई साहब वो हमारा 1858 का एक्ट था। और यहीं से जुड़ी हुई एक बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो मैग्ना कार्टा देखिए क्या है,
जिस समय घोषणा की गई कि हम भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर रहे हैं और अब शासन विक्टोरिया के अंडर चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाएगा, ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस एक्ट में लिखी हुई जितनी भी बातें थी, तो भारतीय जो शिक्षित वर्ग था, जो भी एजुकेटेड जो यहाँ पे लोग थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस एक्ट के बारे में जब पढ़ा और सुना तो उन्होंने इस एक्ट को मैग्ना कार्टा कहा। तो भाई साहब ये पूछा जाएगा कि भारतीय शिक्षित वर्ग ने किस एक्ट को मैग्ना कार्टा कहा था, तो वो भाई साहब भारत शासन अधिनियम 1858 था। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। क्लियर है क्या बात? तो अब यहां से बात करनी है इस एक्ट के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई थी, तो थोड़ा ध्यान देना, चीजें आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, अब भारत का शासन सीधा किसके अधीन हो गया, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अब भारत का शासन डायरेक्ट या सीधा किसके अंडर हो गया, तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो गया। नो, द रूल बिकम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, बिकम अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और क्या हुआ, जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ये शासन व्यवस्थाएं पूरी की पूरी आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं 1853 तक या फिर 57 तक मान लेते हैं, 1857 तक क्या हुआ दोस्तों, भारत में दो बोर्ड काम कर रहे थे, एक था बीओसी और एक था बीओडी, या फिर इसको हम सीओडी भी कह सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे शासन कर, मतलब एक शासनिक व्यवस्था देखता था और एक यहाँ पे व्यापार व्यवस्था देखता था। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इनको कब समाप्त किया गया, तो उनको इसी अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया। तो बीओसी एंड बीओडी या बीओसी एंड सीओडी वर एबोलिश्ड, या इनकी समाप्ति कब की गई आपसे पूछा जा सकता है। अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार इनको समाप्त कर दिया गया। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यहीं पे भी आपसे पूछा जाएगा कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको प्रेजेंट करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनली हुए। उसके बाद में इसको अनाउंस कहाँ किया गया, तो दिल्ली में अब तक लगता था, दिल्ली में ही, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है, मुगलों की राजधानी दिल्ली और आगरा ये सब रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ इसको दिल्ली में ही लगाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लगाया गया कहाँ पे, प्रयागराज इलाहाबाद में। और घोषणा कब हुई, तो 1 नवंबर 1858 में इसकी घोषणा की गई कि भारत में अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत का जो शासन है वो सीधा क्राउन के हाथों में अभी जाने वाला है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किसे कहा गया, या फिर किस एक्ट को भारतीय शिक्षित वर्ग ने मैग्ना कार्टा कहा गया, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। बीओसी और बीओडी कब खत्म किया गया, कब समाप्त किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ से आगे की बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इस एक्ट में जितनी बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूरी की पूरी संभावना है कि एग्जाम में जरूर आएगी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, भारत में पहली बार मंत्री पद की स्थापना की गई, मंत्री पद बनाया गया। और मंत्री पद से जुड़ी हुई बातें जो है वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई साहब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो देखिएगा, जब मिनिस्टर्स होंगे, जब मिनिस्टर का पद बना दिया, पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब उसमें मंत्री होंगे। तो भाई साहब भारत में क्या किया गया, भारत में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत में क्या किया गया, मिनिस्टर काउंसिल या फिर मंत्री परिषद, क्या है दोस्तों, मंत्री परिषद की स्थापना की गई। क्योंकि कोई उनकी काउंसिल होगी, उसी के अंतर्गत हम इन बातों को रखेंगे, वहीं पे मंत्री काम करेंगे। तो 15 सदस्यों की यहाँ पर एक क्या की गई भाई साहब, 15 सदस्यों की एक यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनाई गई। तो भाई साहब अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की मंत्री परिषद की स्थापना किस एक्ट के अधीन हुई थी, या फिर भारत में मंत्री पद की स्थापना किस एक्ट के अधीन हुई थी। तो वो एक्ट कौन सा है दोस्तों, वो एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत हुई थी।
तो अब ये क्या थे दोस्तों, इन मंत्रियों का काम क्या था, तो इन मंत्रियों का काम वही था कि ये भाई साहब सलाह देते थे किसको, वायसराय को। ये सलाह देते थे किसको, तो वायसराय को। तो ये एडवाइजर थे किसके, वायसराय के। अब आपको लग रहा होगा कि ये वायसराय क्या आफत है, हमने तो पहली बार सुना आज वायसराय क्या है। तो दोस्तों इसका जिक्र भी पहली बार किया गया क्योंकि ये पहली बार बनाया गया। तो अब देखिए क्या है वायसराय। तो जो हमारा गवर्नर जनरल होता था ना, गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय एक पोस्ट का नाम है, तो गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड वायसराय। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। और इस वायसराय की जो नियुक्ति होती थी, तो इसकी नियुक्ति करता था कौन, तो ब्रिटिश ताज करता था। तो अपॉइंटेड बाय क्राउन, अपॉइंटेड बाय क्राउन, क्राउन के द्वारा इस भाई साहब की नियुक्ति होती थी। तो कहीं ना कहीं अभी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो अब ये क्या है, ये वायसराय जो भाई साहब हैं, ये वायसराय कार्य करते थे भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की आज्ञा से, अनुमति से। वो भाई साहब जो भारत सचिव है, भारत सचिव इनको बताएगा और वही काम अभी वायसराय करेगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि एक नया वर्ड यहां पर आया, भारत सचिव। तो भारत सचिव क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सारी की सारी बातें आपस में कनेक्टेड है, कुछ भी बात यहां से मिस नहीं करनी है। तो सुनिएगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में एक क्या किया गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वहां पर क्या किया गया भाई साहब, वहां पर एक भारत सचिवालय खोला गया। भारत सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सचिवालय की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ, तो भाई साहब इन यूके में हुआ, लंदन में हुआ। तो दोस्तों आपको यहां से ध्यान देना है कि इस भारत, देखिए नाम है भारत सचिवालय, लेकिन कहां पे स्थापित किया गया, ऑफिस कहां पे बनाया गया, तो यूके में बनाया गया। याद रखना, भारत सचिवालय है तो भारत में नहीं होगा, कहां पे होगा, यूके में होगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब यहां पर इस सचिवालय के हेड बना दिए। हेड कौन होते थे, तो हेड को कहा जाता था भारत सचिव, और इन भारत सचिव की आज्ञा से ही कौन कार्य करता था, तो वायसराय कार्य करता था। दोनों बात कनेक्ट हो गई और कनेक्ट करके हमें पढ़ना है। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की आज्ञा से यहाँ पर वायसराय कोई भी कार्य करता था, लेकिन ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत सचिव कौन होता था, क्या ये भारतीय होगा, नहीं। जब भारतीय सचिवालय यूके में है तो वहां पर इसका जो हेड होगा वो भी ब्रिटिश ही होगा। तो कहीं ना कहीं ही वाज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश संसद का एक क्या था, कैबिनेट मंत्री होता था। तो भाई साहब आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो पहली बार क्या बना, जो पहली बार भारत सचिव बना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बना। तो आपको बताना होगा कि उस भाई साहब का नाम है लॉर्ड स्टैनली। और लॉर्ड स्टैनली जो ये नाम आप देख रहे हैं सामने, लॉर्ड स्टैनली, ये नाम का जिक्र हम दूसरी बार कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो पहली बार इस शब्द का जिक्र हमने कहां पे किया था, तो जिस समय दिल्ली में शाही दरबार लगवाया जा रहा था और वहां पे उन्होंने उसको अनाउंस किया था कि भारत में अभी क्राउन का शासन आने वाला है और अभी हम एक एक्ट लागू करने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो भाई साहब ये वही नाम है जो हमने ऊपर देखा था। एक बार फिर से मैं यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि भारत में मंत्री पद की स्थापना की गई और एक मिनिस्टर काउंसिल बनाई गई, एक मिनिस्टर काउंसिल बनाई गई जिसमें मेंबर सदस्य की संख्या कितनी होती थी, तो 15 होती थी दोस्तों। और ये 15 सदस्य क्या करते थे, तो ये सलाह देते थे कहीं ना कहीं वायसराय को। ये सलाहकार होते थे, एडवाइजर होते थे किसके, वायसराय के। और वायसराय क्या है, तो वायसराय एक पोस्ट है जैसे गवर्नर जनरल होती थी। अभी क्या हुआ, गवर्नर जनरल को ही क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और वायसराय अपॉइंट किसके द्वारा होता था, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये अपॉइंट होता था दोस्तों। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज करता था। और यहाँ पर भारत सचिव की आज्ञा से ही ये वायसराय कार्य करता था। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगली बात, भारत सचिव क्या है,
तो यूके में एक भारत सचिवालय स्थापित किया गया, सेक्रेटरीट फॉर इंडिया वहां पे एक बनाया गया, जिसके हेड होते थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव होते थे। और भारत सचिव जो वहां पे बनता था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक क्या होता था, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर होना चाहिए था। और ऐसे इस क्रम में सबसे पहले जो यहाँ पर भारत सचिव हुए वो कौन थे, तो उनका नाम था भाई साहब लॉर्ड स्टैनली, ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी क्या है, इतनी बातें यहाँ पर किसके बारे में हुई, तो 1858 के इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुई। यहाँ से कुछ चीजें हमें देखनी है। अब क्या है देखिएगा, पूछा जा सकता है कि आपका विक्टोरिया कौन, मतलब इस समय ब्रिटिश क्राउन कौन था, तो विक्टोरिया का नाम आता है। यहाँ पर पीएम कौन थे, तो भाई साहब पाल्मस्टोन का नाम आता है। उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। तो एक चीज आएगी, एक चीज यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है कि यहां पर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अभी हमने नीचे एक डेट लिखी है 1856 से लेके 1862 तक, 1856 से लेके 62 तक कौन रहेगा, लॉर्ड कैनिंग भाई साहब रहेंगे। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल का पद ही खत्म कर दिया, तो गवर्नर जनरल नहीं रहा, तो भाई साहब ये कैसे रह गया, क्योंकि ये इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। क्या हुआ कि गवर्नर जनरल नहीं बदला, गवर्नर जनरल पोस्ट बदली, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहां पर गवर्नर जनरल था वही व्यक्ति यहां पर क्या बनेगा, वायसराय बनेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वायसराय कौन है और कौन था, और भारत का लास्ट या फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो एक ही नाम आता है दोस्तों, और वो नाम क्या आता है, लॉर्ड कैनिंग आता है। क्या नाम आता है, लॉर्ड कैनिंग आता है। इस बात को आप नोट कर लेना। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय का नाम बताइए, तो वो भाई साहब कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। मेरी बात क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिएगा, तो एक बार इस फॉर्मेट को थोड़ा सा सही तरीके से समझ लेते हैं। और क्या है देखिए, सबसे नीचे वाले लेवल पे कौन है, तो यहां पे बैठे हैं वायसराय साहब। वायसराय साहब को काम दे दिया कि भाई साहब कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसको आज्ञा देगा किसी भी काम को करने की, और जो ये काम करेगा उसकी रिपोर्ट बनाकर ये भाई साहब देगा किसको, ये देगा भारत सचिव को रिपोर्ट बनाकर। और ये रिपोर्ट जो भारत सचिव के पास में पहुंचेगी, ये कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट को पहुंचाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में, क्योंकि ये एक मेंबर है किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर होते थे भारत सचिव। तो कहीं ना कहीं अब ये रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और भाई साहब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट रिपोर्ट करेगी किसको, ब्रिटिश क्राउन को। और भारत के ऊपर शासन कौन करेगा अभी, तो भारत के ऊपर शासन करेगा कौन, क्राउन। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश क्राउन का जो अभी सीधा नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल भारत के ऊपर हुआ था, तो उसको भारत के ऊपर शासन करने की एक पूरी की पूरी चेन थी। जो जो व्यक्ति उससे जुड़े हुए थे उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है कि सबसे नीचे भारत में रहने वाला कौन, देखिए इन चारों में से भारत में कौन रहेगा। अगर भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा कंट्रोल आ गया, डायरेक्ट नियंत्रण आ गया, तो क्या अब ब्रिटिश क्राउन भारत में आके शासन करेगी, नहीं करेगी भाई, वो तो वहीं पे रहेगी। तो अगर उसको ब्रिटेन में रहना तो भारत में शासन कौन करेगा, तो भारत में चलेगी किसकी, वायसराय की। लेकिन वायसराय पूछेगा इससे और अपने कार्यों की रिपोर्ट देगा किसको, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, भारत सचिव को। और भारत सचिव कौन है, भारत सचिव आपको बताया था कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, संसद में सबसे उच्च कोटि के जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। आगे जाके हम मंत्री परिषद पढ़ने वाले हैं भारत की, तो मिनिस्टर काउंसिल में 4 प्रकार के मंत्री आते हैं। सबसे ऊपर आता है दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद में आता है स्टेट मिनिस्टर, और उसके बाद में आता है फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आता है। उसके बाद में फिर आता है वाइस मिनिस्टर, या फिर जिसको हम कहते हैं उप मंत्री कहते हैं।
क्लियर है क्या? तो ये 4 प्रकार की पोस्ट आएगी और इसी प्रकार से एक पोस्ट यहाँ पर आई थी, कौन सी? कैबिनेट मिनिस्टर वाली। तो कैबिनेट मिनिस्टर को ही क्या बना दिया? एक सचिव, भारत सचिव यहाँ पे बना दिया, जो किसको रिपोर्ट करेगा? जो रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट अब रिपोर्ट करेगी किसको? ब्रिटिश क्राउन को। तो इस प्रकार से सीधा नियंत्रण हो गया ब्रिटिश क्राउन का भारत के अंदर। तो अब तक की जितनी बातें हमने की है दोस्तों, ये बातें थी किसके बारे में? ये थी इस 1858 के भारत शासन अधिनियम की। और अभी हम एक यहां से अधिनियम और देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे की बात करेंगे अभी। तो दोस्तों बात है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब यहां से काउंसिल एक्ट की एक सीरीज शुरू हो जाएगी जो रुकेगी बहुत दूर जाके। तो देखते हैं इस बीच में क्या क्या होने वाला है। तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 जो आया है, यहां से क्या है माना जाता है कि जिस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, केंद्रीयकरण हुआ था भारत में, सारी की सारी पावर केंद्र को दे दी गई थी, तो उसी प्रकार से अब भारत में दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी। भारत में दोबारा से कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की शुरुआत होगी। तो अब शासन व्यवस्था बढ़ जाएगी केंद्र और राज्य दोनों में, क्योंकि अब बनने वाली है राज्य विधान परिषद बनने वाली है। उसमें पंजाब आएगा, उसमें बंगाल आएगा, उसमें नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट आएंगे। तो बहुत सारी चीजें यहां पर होने वाली है। और उसी का एक एग्जांपल हम यहां पे ले सकते थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया था, न्यायिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, न्यायिक व्यवस्था में, जुडिशियरी सिस्टम में भी यहाँ पे विकेंद्रीकरण हुआ है भाई साहब। तो किस प्रकार से हुआ ये देखिएगा, क्योंकि पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, भारत का उच्चतम न्यायालय बनाया गया। कहां पे बनाया गया? देखिए प्रपोजल कब आया था? तो प्रपोजल आया था दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था उसका? तो 1774 में हुआ था, इन कलकत्ता हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता में जिस समय उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो कहीं ना कहीं केंद्रीयकरण, क्योंकि केंद्र की बात वहां पे चल रही थी। और अभी बात किसकी है दोस्तों? अभी बात चली डिसेंट्रलाइजेशन की, अभी बात चली विकेंद्रीकरण की। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन अभी क्या होगा? राज्यों में कहीं ना कहीं क्या होगा? अब हाई कोर्ट की स्थापना होगी। तो उसी हाई कोर्ट के उद्देश्य से, हाई कोर्ट की स्थापना के उद्देश्य से, और कहीं ना कहीं राज्यों में नई विधान परिषदों को निर्मित करने के लिए या बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक नया एक्ट पारित किया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861 इन्होंने पारित किया। तो देखिएगा इसमें क्या क्या बातें हैं। अभी आपको बताया है कि कहीं ना कहीं भारत में क्या हुआ है, हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय। देखिए सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, और यहाँ पे हाई कोर्ट मतलब तो उच्च न्यायालय। क्या होगा दोस्तों? उच्च न्यायालय होगा। क्लियर है क्या? तो भारत में 3 उच्च न्यायालय, 3 हाई कोर्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। कहां पर? भारत में। और भारत में कहां पर? तो भाई साहब एक कलकत्ता में स्थापित किया जाएगा, एक कलकत्ता में स्थापित किया जाएगा, एक बॉम्बे में स्थापित किया जाएगा, एक मद्रास में स्थापित किया जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि स्थापित किया जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कि किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रपोजल आया था 1881 में कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1862 में हुआ है। तो इन हाई कोर्ट्स की स्थापना 1862 में हुई है। और इनको स्थापित करने वाले कौन थे? तो इनको स्थापित करने वाली कौन थी? तो भाई साहब विक्टोरिया, जो वहां की ब्रिटिश क्राउन थी, ब्रिटिश ताज थी। तो भाई साहब वो कौन थी? तो बाय विक्टोरिया ये स्टैब्लिश किया गया है कलकत्ता में, उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद में कहा मद्रास में। क्लियर है क्या दोस्तों? इसी क्रम में, इसी एक्ट के तहत क्या हुआ? यूपी, उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बनाया गया। उस कब बनाया गया? तो 1866 में बनाया गया। इसको याद रखना, 1866 में बनाया गया। इसको आप वहां से अलग निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या बात? तो 1866 में यहां पर इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाया गया। और कहां पे है ये? तो उत्तर प्रदेश में। और यही भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हम आज वर्तमान भारत में भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें किससे जुड़ी हुई? तो उच्च न्यायालयों से जुड़ी हुई है, यहां से कवर कीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ की
तो आपने क्या किया, भारत में भी क्या है, भारत में राज्य विधान परिषद की शुरुआत हो जाएगी। भारत में राज्य विधान परिषद की शुरुआत हो गई। क्या हो गई, राज्य विधान परिषद की शुरुआत हो गई। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट इन स्टेट्स इन 1861। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में या ब्रिटिश क्राउन के शासन में राज्य विधान परिषद की शुरुआत कब की गई थी, तो 1861 में की गई थी। और ये प्रपोजल भी कब आया था, तो 1861 में ही आया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में क्या हुआ कि 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म्ड। तो यहां पर क्या हुआ, 3 नई विधान परिषदें स्थापित की गई या फिर बनाई गई, जिसमें से एक क्या है, बंगाल है, एक बंगाल है। बंगाल में स्थापित किया गया कब, तो 1862 में, 1862 में। और एक बनाया गया नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती राज्य, और वहां पर कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1866 में स्टैब्लिश किया गया। और एक अंत में आएगा पंजाब, और पंजाब में 1897 में 1897 में यहाँ पे स्थापना की गई किसकी, भारत के पंजाब राज्य में क्या बनाया गया, एक विधान परिषद बनाई गई। ये बात क्लियर है क्या, बंगाल, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट आपको याद रखना है, और पंजाब यहाँ से याद रखना है। क्लियर है क्या मेरी बात। और मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं भारत में दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई, केंद्रीयकरण व्यवस्था की शुरुआत, विकेंद्रीकरण व्यवस्था की शुरुआत हो गई। तो ये विकेंद्रीकरण यहाँ पर भी हमने देखा, और ये विकेंद्रीकरण यहाँ पर भी हमने देखा। चाहे वो न्यायालयों की बात कर लो, चाहे वो विधान परिषदों की बात कर लो, दोनों में कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की व्यवस्था दिख रही है। तो ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में दोबारा से विकेंद्रीकरण की स्थिति कब देखी गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कब देखी गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ऐसा देखा गया। तो अगली बात तो यहाँ से हम दोस्तों, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी बातें हमने कही वो सब कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर दिक्कत कभी भी होती है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा पीछे करें, और भाई साहब दोबारा से इस चीज को सुने। एक लेक्चर को अगर आप 2 बार भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मटेरियल इतना ज्यादा है और मटेरियल इतना बेस्ट है कि आपको यहाँ से बाहर कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अभी। अगला यहाँ से एक्ट देखते हैं, कौन सा, 1909 का हम यहाँ से एक एक्ट देखेंगे, फिर 1919 की हम यहाँ से बात करेंगे।